हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये वीडियो मेरी कंटिन्यूइंग रहेगी। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। क्लास 9 की हिस्ट्री की ये वीडियोस रहेंगे जिसमें मैं कवर करूंगी क्लास 9 की हिस्ट्री CBSE। ठीक है, जिसके आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद नाज़िज़्म, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स। ठीक है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर अब मैं स्टार्ट करूँगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, क्योंकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहली रिवॉल्यूशन जो चैप्टर 1 में दी हुई है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये जो वीडियो रहेगी ये कम्प्लीटली बेस्ड होगी इंट्रोडक्शन कि आप सेक्शन 1 में क्या पढ़ने वाले हो और सेक्शन 2 में क्या देखने वाले हो। तो इसमें आपको काफ़ी बहुत सारी इवेंट्स एंड प्रोसेसेस मिलेंगे। जैसे सेक्शन 1 में आप पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे रशियन रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद राइज़ ऑफ नाज़िज़्म। ठीक है, नाज़िज़्म तो ये यूरोप में और रशिया, ये पूरे होल एशिया की बात हो जाए तो आपको ये सब दिखेगी अगेंस्ट टायरनी, ऐसी मूवमेंट्स जो कि बहुत ही मास मूवमेंट था, जिसकी इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड में काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ना। तो अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे पढ़ना NCERT से, तो आपकी ये फाउंडेशन जो है वो बिल्ड होगी। फिर आप नेक्स्ट स्टेप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो और डिटेल्ड पढ़ाई कर सकते हो अगर आप मेनली प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो फिर इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं, जैसे इवेंट्स जो हैं काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी मॉडर्न वर्ल्ड जो है अभी का जो ये ढांचा है ना, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर जो बनी हुई है हमारी, जो अभी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो हिस्ट्री से ही आई है। तो ये हिस्ट्री को आप समझोगे, पढ़ोगे, देन यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड वाई एंड हाउ थिंग्स वेयर एंड हाउ दे आर नाउ स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि हम अभी आप देख लो ये आइडियाज़ जो होते हैं ना, ऐसी सोच, जैसे लोगों की स्वतंत्रता की बात आ जाए, लोगों की अधिकार की बात हो जाए, या फिर उनकी लिबर्टी की बात हो जाए। ठीक है, उनकी अपनी खुद की स्वतंत्र, ठीक है, कुछ भी बोलने की हक हो जाए, वो हम काफ़ी ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस इसे इंजॉय कर रहे हैं, इस टाइप की आइडियाज़ को हम अपनी लाइफ में। पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आइडियाज़ थे ये भी कभी, इस चीज़ों को कभी पहली बार इन्वेंट की गई थी और इसे लाया गया था, सोचा गया था। क्योंकि हम पहले के ऐसे ज़माने भी थे, हमारे पूर्वज, जो इस तरह के अधिकार उनको मुहैया नहीं हुई थी, यानी उनको प्रोवाइडेड नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए उन्होंने लड़ा, उस चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करी, बहुत ज़्यादा ही एक आंदोलन हुआ। ठीक है, मास प्रोटेस्ट हुई, रायोट्स हुई, बहुत लोगों की डेथ हुई, फिर जाके हमें मिली समानताएं। ठीक है, फिर हमें मिली स्वतंत्रता, हमें अधिकार मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है, हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी और हम इस चीज़ को वैल्यू करेंगे, ना कि हम इसे ग्रांटेड लेंगे। हमें खुद को याद दिलानी है, ठीक है, कि ये जो आइडियाज़ होती हैं ये खुद में ही क्या है, एक इतिहास है। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखेंगे तो आप इसके बहुत से छोटे से जो पार्ट है वो हिस्ट्री की, ठीक है, आप पढ़ोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कैसे वहाँ पर जो एक मोनार्की सिस्टम थी, यानी कि राजा जो है उसका बेटा फिर राजा बन जाएगा, फिर वो राजा का बेटा राजा बन जाएगा, फिर वो राजा का बेटा राजा बन जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसे चलती आएगी। इसी को हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। तो इस मोनार्की सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा तानाशाही थी। राजा अपने मन जो मनाता था वो करता था। इवन वो वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं सोचता है, लोगों का भला, वो बस अपने मन का काम करता है। और तानाशाही आपको पता है कभी भी अच्छा नहीं होता है। वो जिसको मन है वो किसी को भी मार देगा, वो किसी को भी अमीर बना देगा। उसकी जो मन
आए वो करेगा, ठीक है। तो फ्रांस जो है वहाँ पर क्या हुई, मोनार्की को ख़त्म कर दी गई। लोग काफ़ी परेशान थे, ठीक है, अपने राजा से, और उन्होंने क्या करा, पब्लिक पूरे गैदर हुए, इकट्ठे होने के बाद सरकार में को विरोध किया, रिवोल्ट हुई, और यहाँ पे राजा को, यहाँ की मोनार्की को ख़त्म कर दी गई। खैर फिर भी पता है आपको कि मोनार्की कम्प्लीटली फ्रांस से ख़त्म नहीं हुई थी। लुई 16 को मारने के बाद वो तो कुछ वक्त के लिए मोनार्की ख़त्म हुई थी, बट उसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है, वो हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। उसने फिर से क्या कर देगा, वो रिस्टोर कर देगा मोनार्की को। तो खैर वो बात की बात है, हम अभी जहाँ हैं हम उसी को पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते हम बाकी जितने भी हैं लेटर वो हम जानेंगे, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी थी फ्रांस में जो कि प्रिविलेजेस से बेस्ड थी, यानी कि सुविधाएं मिलती थी कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल को, बर्थ प्रिविलेजेस मिलती थी, लाइक वो कभी टैक्स पे नहीं करेंगे अगर वो सेक्शन ए में वो आते हैं, सेक्शन बी वाले जो है वो टैक्स पे करेंगे, सेक्शन सी वाले टैक्स पे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इस टाइप की जो प्रिविलेजेस होती है ना, वो बर्थ प्रिविलेजेस होती हैं, यानी उनको जन्मजात क्या होती है, उनको सुविधाएं मिली होती है, उनको ऐसे फैसिलिटीज़ मिली रहती हैं कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे, उनको गिफ्ट देना ज़रूरी है, ऐसा प्रिविलेजेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोग काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिली थी जो उनको मिली थी। वो बिलीव करेंगे कि सुविधाएं आपको तब मिलनी चाहिए जब आप उस चीज़ के लायक हो, ठीक है, आपके बर्थ के बेसिस से ना हो, बट आपके अर्न कर रहे हो आप उसे, आप उस चीज़ को गेन किए हो थ्रू नॉलेज, नॉट थ्रू बाय बर्थ, ठीक है। तो एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगी, यहाँ पे लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को पेश करेंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम होगा द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये सबसे एवर विल बी टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ में सबसे पहले ही ये हो रहा होगा, इसके पहले कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की गई होगी। तो आप खुद में ही समझ सकते हो कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी ये आने की दौर में आप देखोगे, ठीक है, ये अनाउंस की गई थी, यहाँ के जितने भी इंडिविजुअल्स थे इन्होंने, इनके पास खुद का अधिकार था और वो क्लेम कर सकते थे, ठीक है, इक्वालिटी का, कि मुझे बराबरी हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है। ये क्या हो गया, ये पॉलिटिक्स में एक नया ही एक भाषा की तरह आ गया, जो आप अभी भी पढ़ते हो, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया है। ये जो नोशंस हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, जो कि आपको पता है इमर्ज हुई थी एक सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ न्यू एज। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में इसे इंटरप्रेट किया गया, ठीक है, सोचा गया, दोबारा फिर री इंटरप्रेट किया गया, यानी दोबारा से फिर से दी गई, और बहुत अलग अलग तरीक़ों से। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इंडिया में हुआ, आपको तो पता है ब्रिटिश ने इंडिया को क्या करा था, कब्ज़े में लिया था, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा, स्ट्रगल करा अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश की जो सोवरेनिटी थी उसको ख़त्म कर दी गई, और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए इंडिया में, चाइना में भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ। दीज थ्री वे वंस पार्ट ऑफ कॉलोनी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए साउथ अफ्रीका में भी। तो ये सब आइडियाज़ की काफ़ी बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, फ्रेंच की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस थी कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा, और इसे अपने बहुत सारे अपने आइडियाज़ में इसको प्रोड्यूस करा, काफ़ी नए नए इनोवेटिव और ओरिजिनल तरीके से, ठीक है, जो कि हमारे करेंसी में आपको देखने को मिलेगा लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 18th सेंचुरी के बिल्कुल लेट टाइम में। चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे कैसे यूरोप में सोशलिज़म आई, काफ़ी ड्रामेटिक इवेंट्स हुए। हम इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में ये रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक मोनार्की सिस्टम थी जिसमें ज़ार निकोलस II वो रूलिंग था, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने उसे क्या करा, उसके अगेंस्ट में आ गए, और फिर उसे लास्ट अल्टीमेटली क्या हुआ, पावर को छोड़नी पड़ी, ठीक है, अपनी राजाशाही छोड़नी पड़ी। फिर रशिया रिवॉल्यूशन जो है वो
आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीट इनकी क्या हो गई, इन्होंने कोशिश करा कि इनका जो समाज है वो काफ़ी बदल जाए, ठीक है, जिस तरीके से वो था वो बिल्कुल ही अलग तरीके से बदल जाए। काफ़ी क्वेश्चंस इनमें रेज़ की गई, जैसे लोगों में इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी हर लोग जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो गरीब ना हो, ठीक है, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम ना हो, लोग इक्वल हों। और फिर यहाँ पे वर्कर्स और पीजेंट्स यानी किसान और जो मज़दूर थे उनकी भलाई में कुछ अच्छी काम हो, उनके लिए उनके साथ शोषण ना हो, ऐसी हमने समाज बनाने की यूरोप में उन्होंने कोशिश करी थी, हमने नहीं बट उन्होंने। तो ये चैप्टर आपको बताएगा किस टाइप की बदलाव लाई गई थी शुरू में सोवियत गवर्नमेंट के द्वारा, किस तरह की उस चेंजेस को लाने से उन्होंने, ठीक है, फेस किया प्रॉब्लम्स। तो सोवियत यूनियन काफ़ी पुश्ड अहेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट करके फिर उन्होंने कैसे साथ साथ इंडस्ट्री और मैकेनाइजेशन को आगे पुश फॉरवर्ड किया, और बहुत सारे जो सिटीजन्स की जो राइट्स छीन ली गई थी, उनको डिनाई की गई थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, ठीक है, उनको कैसे उस चीज़ को प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे सोशलिज़म, एक मिनट, एक पार्ट है, ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के अगेंस्ट बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसकी इनिशिएटिव ली थी। अब जो ये सोवियत यूनियन है ये क्या हो गया है, ये टूट गया है। सोशलिज़म जो है वो क्राइसिस में है थ्रू द 20th सेंचुरी। ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स था जिसने, अभी के आप कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड देख रहे हो ना, ये इसी का क्या है, आउटकम है सोशलिज़म। फिर चैप्टर 3 में आप जर्मनी की तरफ जाओगे। देखो हम पहले फ्रेंच के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांस रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद फिर वी हैव लुक्ड अपॉन रशिया, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे 1917 का, जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर उसके नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स यूरोपियन का एक कंट्री जिसका नाम है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिटलर के बारे में और उसके पॉलिटिक्स, ठीक है, नाजिज़म क्या है, नाजिज़म कैसे आई, हिटलर कैसे राइज़ हुआ पावर में, कैसे उसने पॉलिटिक्स में इनिशिएटिव लिया, कैसे वो एक बहुत ही पॉवर्टी, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल, वो पहले बहुत ही गरीब था, फिर कैसे वो पावर में आकर पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही जर्मनी का रूप ही बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे किस तरह के विमेन थे, चिल्ड्रन थे, नाजी जर्मनी की कैसी पॉलिसीज़ थी, वहाँ के स्कूल्स कैसे थे, क्या पढ़ाया जाता था उनको, उनका कंसंट्रेशन कैंप्स कैसा था। कंसंट्रेशन कैंप्स आपको याद रखना है, ये ऐसे कंसंट्रेशन कैंप्स जहाँ पर ज्यूज़ को भेजा जाता था, उनकी प्योरीफिकेशन की जाती थी। अब ये प्योरीफिकेशन वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इनडायरेक्ट मतलब था उनको डेथ के लिए भेज दिया जाता था और उनसे काम कराई जाती थी, बहुत एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी, क्योंकि जर्मनी वाले यानी कि हिटलर और उनके बहुत सारे एसोसिएटेड्स जो थे नाजिज़म के, दे वर बिलीविंग दैट ज्यूज़ वर समथिंग वेरी पॉल्यूटिंग, माइनॉरिटीज़ थे, दे आर पॉल्यूटिंग देयर रेस, जो कि नाजिज़म रेस है, गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटिंग है, और वो ये सिन है, दे वर द रीज़न फॉर द क्राइस्ट डेथ, दे आर हर्मिन। ये सब लोगों में एक धारणा पैदा कर दी गई, जिससे लोगों ने क्या किया, ज्यू के टुवर्ड्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन हो गई, वो हेट करने लग गए, एंड दे स्टार्टेड डिस्पाइज ज्यूज़। तो कैसे ये नाजिज़म जो है वो एक फोर्स बन गया, कैसे वो आगे फॉरवर्ड कर लिया और लोगों में पॉइजन की तरह वो फैल गया। तो वो भी हम तानाशाही देखेंगे कि कैसे हिटलर पावर में आकर उसने अपनी तानाशाही करी। और इसके साथ साथ हिटलर के कॉन्टेम्प्रेरी हम इटली का मुसोलिनी, ठीक है, उसके साथ साथ हम वो भी पढ़ने वाले, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्रेरी था नाजिज़म का, वो फासिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसकी एंटी जूइश फीलिंग्स, परसिक्यूट करना, ज्यूज़ को परसिक्यूट मतलब होता है रिलीजन, धर्म के नाम पे किसी को एक्सटर्मिनेट करना, यानी ख़त्म करना धर्म के नाम पे, उसको हम परसिक्यूट बोलते हैं। फिर कैसे उसने काफ़ी रिलेंटलेस बैटल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में वेज करा, लड़ा,
ठीक है, सोशलिज़म के अगेंस्ट में स्टोरी ऑफ नाजिज़म कैसे राइज़ हुई, बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स हुए, मैसाकार्स हुई, किलिंग्स हुई, बहुत लोगों, मैसाकार्स मतलब बहुत लोगों को मार देना, ठीक है, बहुत डेथ्स होना। तो ये तीनों स्टोरी में आप ऐसे ही वायलेंट पढ़ोगे, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हुई थी, फ्रांस रिवॉल्यूशन में भी बहुत वायलेंस हुई थी, वायलेंस मतलब रेन ऑफ टेरर जो आप पढ़ोगे, ठीक है। और उस समय गलेटिन कर दी गई थी, यानी बीहेड कर दी जाती थी, सर काट दिया जाता था, बहुत गोरिश वायलेंट है। आप फ्रांस रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ब्लडी संडे आता है, फिर उसके बाद हम नाजिज़म भी देखेंगे, ये भी बहुत सारे मैसेकर्स एंड किलिंग्स एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग है ये काफ़ी एलेबोरेटेड है, यहाँ पे काफ़ी फ्राइटनिंग सिस्टम थी जो ऑपरेट करेगी बहुत ही अलग अलग लेवल्स की तरह। आपको फ्रांस रिवॉल्यूशन में अलग दिखेगा, और रशियन रिवॉल्यूशन में, और फिर हिटलर में भी आपको अलग लेवल की वायलेंस दिखेगी। और यहाँ पे काफ़ी आपको डरा देने वाली दिखेगी इनकी तानाशाही करने की तरीके। कुछ इंडिया जो है वो इम्प्रेस्ड हो गए थे, कुछ इंडियंस, ठीक है, इम्प्रेस थे आइडियाज़ ऑफ हिटलर को लेकर, और कुछ तो नाजिज़म को देखते थे एज हॉरर, बहुत डरावनी चीज़ की तरह। तो ये जो हिस्ट्री है मॉडर्न वर्ल्ड, ये सिंपली एक कहानी नहीं है, ये एक अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की एक कथा है, ठीक है, कहानी है, जिसमें आप पढ़ोगे कि लोगों की कितनी स्ट्रगल है, लोग यहाँ पे स्वतंत्र अचीव करने के लिए, डेमोक्रेसी अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये एक स्टोरी है वायलेंस और टायरनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो ये एक स्टोरी में आप क्या पढ़ोगे, वायलेंस, वायलेंस मतलब होता है खून खराबा, टायरनी मतलब होती है तानाशाही, डेथ मतलब होता है, आपको पता ही होगा, है ना, डेथ मतलब मौत होती है, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही होती है। तो आप इस स्टोरीज़, इन तीनों स्टोरीज़ में वायलेंस, टायरनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हो। फिर यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होती है, मॉर्निंग 14 17 89। तो बेसिकली गाइज वो जितना भी मैंने आपको बताया, दैट वाज ऑल about the introduction, that what we were going to study and what we are going to study, and from here we will be studying about the French Revolution, ठीक है, and I am covering this French Revolution in the next video, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं guys, bye।